नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास आ चुकी है। दोस्तों, आपको पता है जैसा कि रोजाना शाम को 7 बजे डेली आप लोगों के लिए क्लास होती है। शाम को डेली 7 बजे आप लोगों के लिए क्लास होती है। डेली शाम को 7 बजे लाइव क्लास देख लिया करो, ठीक है। इसके बाद अभी हाई कोर्ट वाली हिंदी की क्लास होगी दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। वो होगी 9 बजे, रात में 9 बजे। और एक दिन में क्लास होती है अपने 12 बजे। डेली 12 बजे क्लास होती है एक। तो आपको ये 3 क्लासें होती है, एक तो दिन में 12 बजे, एक शाम को 7 बजे और एक रात को 9 बजे। वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन क्लासों को अच्छे से लिया करो। आपने ये तीनों क्लासें ले ले, मैं बता रहा हूं, किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठ जाना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्लास को। ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न कि राजस्थान में कौन सा पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है, बताना है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बता रखी है। क्या ट्रिक बता रखी है? आपको कुत्ते को बोलोगे कि उसको बोलोगे भौंकना मत, कुत्ता बोलेगा भौंकूंगा। तो मैंने बता रखा है, यहां पर देखो, ये आ रहा है कु से कुंभलगढ़ और गो से गोगुंदा, इनके मध्य कौन सा है? बोराट का पठार। ये रहा ऑप्शन। समझ में आएगा आप लोगों को? तो यहाँ पर ऐसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे? भौंकूंगा। आप कुत्ते से कहोगे भौंकना मत, वो भौंकेगा ही भौंकेगा, कितना ही मारो, ठीक है, आपको पता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बोराट का पठार। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये हर भर्ती परीक्षाओं में आ जाता है। इसलिए आप लोगों को इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे सीरियस में लेना है, और यह प्रश्न जरूर आपके पेपर में हूबहू आएगा। चलो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी आपको बतानी है। तो आपको पता है चंबल की सहायक नदी हो जाएगी, चंबल की सहायक नदी। तो चंबल की सहायक नदी है शिप्रा और बनास और काली सिंध। काकने या काकनी नहीं है, शिप्रा भी है, बनास भी है, काली सिंध भी है। तो 1 2 4 ये सही जवाब होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बच्चों को लगेगा कि शिप्रा तो है ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि राजस्थान में नहीं है, परंतु मध्य प्रदेश में तो है शिप्रा नदी। बिल्कुल, यहां नहीं है, मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल सही बात है। बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न है, जबरदस्त है। ये प्रश्न बहुत बढ़िया दिया था बोर्ड ने, जब दिया था ना, तब आप लोगों के लिए भी ये प्रश्न बहुत जबरदस्त वाला है। शिप्रा, बनास और काली सिंध, ये ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मैं जवाब बता रहा हूं। ऐसे मत सोचना कि सर शिप्रा तो है ही नहीं, आप तो ऐसे ही बता रहे हो। ऐसे वैसे नहीं है, सब सोच विचार करके आंसर दिए जाते हैं आप लोगों को। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रश्न में गलत करा दूंगा तो आप 1 नंबर से सिलेक्शन से रह गए, तो कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। मैं चाहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन हो, और वो भी 100% गारंटी के साथ हो। अगला प्रश्न, वनों को झीलों के साथ सुमेलित करना है आप सभी विद्यार्थियों को, और ध्यान से करना है इनको। थोड़ा मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। लो, अब आ गया, दिख गया आप लोगों को। तो देखो यहां पर इधर वन दे रखा है, इधर जिला दे रखा है। बताओ फटाफट से, और कुछ बताओ या नहीं पता आपको? सदाबहार वन तो पता होगा। सदाबहार वन तो आपको पता है कि माउंट आबू सिरोही में है। यहाँ बरसात ज्यादा होगी, वहां सदाबहार वन मिलेंगे। और शुष्क सागवान वन भी आप सबको पता होगा कि शुष्क सागवान वन भी, सागवान वागवान इनकी बात करें तो ये बांसवाड़ा में मिलते हैं। सही बात है। शुष्क वन, अरे शुष्क वन तो आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे, और कहीं थोड़ी ना मिलेंगे। बिल्कुल। उसके अलावा मिश्रित पतझड़ वन की बात करें तो अलवर में मिलेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। शुष्क वन जैसलमेर, माउंट आबू, मिश्रित पतझड़ वन अलवर, शुष्क सागवान वन बांसवाड़ा। ऐसे याद रखना, शानदार प्रश्न हो जाता है ये इस प्रकार। तो ऐसे आप लोगों को इन प्रश्नों को अच्छे से लगाना है दोस्तों। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ रखा है, इतनी बार आ सका है जिसकी कोई आज तक कल्पना भी नहीं कर सकते हो आप। ये प्रश्न बार बार में आता है कि राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अध्यादेश राजस्थान के अधिनियम के रूप में कब प्रभावी हुआ? बहुत बार प्रश्न आता है। और पहले लोकायुक्त कौन थे? RD दुआ, ये तो लोकायुक्त है। प्रथम उप लोकायुक्त पूछे आपसे तो याद रखना KPU मेनन।
कौन था? केपीयू मेनन, ये उपलोकायुक्त है, ये लोकायुक्त है प्रथम। अब बताओ इस प्रश्न का। सबको पता है कि 1973 में जो है ये अधिनियम प्रभावी हुआ था, आपको याद रखना है। और एक बात याद रखना, पहले उपलोकायुक्त का पद भरा गया था, फिर लोकायुक्त का पद भरा गया था, ये भी याद रखना, कभी आपसे पूछ ले तो। ये रहा एक और बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया था? बताओ, प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया था? तो याद रखना, ये रहेगा सही आंसर एकदम। गुरुमुख निहाल सिंह 25 अक्टूबर 1956 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे? तो गुरुमुख निहाल सिंह को। कब? तो 25 अक्टूबर 1956 में। 25 अक्टूबर 1956 याद रखना। चलो अगले प्रश्न में चलते। ये रहा प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में हाडी रानी बावड़ी स्थित है? तो हाडी रानी बावड़ी कहाँ है? तो आप सबको पता है बूंदी में स्थित है हाडी रानी की बावड़ी। कहाँ पे? बूंदी में नहीं है, बूंदी में थोड़ी ना है, यहाँ तो रानी जी की बावड़ी है। बूंदी में क्या है? रानी की बावड़ी है, रानी जी की। गलत है ना ये तो? बिल्कुल। तो टोंक में होगा भाई। मैं तो ऐसे ही आपको देख रहा था कि नींद वींद तो नहीं आ रही कहीं आप लोगों को, ठीक है ना। कोई नशा हो रहा हो खाने खाने का, कोई ने जल्दी खाना खा लिया हो, ठीक है ना। तो हाडी रानी की बावड़ी टोंक में, जबकि बूंदी में रानी जी की बावड़ी है। याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। चलेगा अगले प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे के सारे प्रश्न जो लाया हूं ना आज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कौन सा वाद्य यंत्र, नड़ वाद्य यंत्र अधिकतर प्रयुक्त होता है? तो नड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से क्षेत्र में होता है? तो आपको याद होगा नड़ वाद्य यंत्र का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है जैसलमेर में। कहां पे होता है? जैसलमेर में प्रयोग होता है नड़ वाद्य यंत्र का सर्वाधिक। सर्वाधिक पूछा गया है तो जैसलमेर। अगला लो, ये रहा एक बढ़िया सा प्रश्न। कल भी क्या था ऐसा ही प्रश्न कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुदान का अनुपात है। बताना है आपको कि मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्य के वित्तीय अनुदानों का अनुपात है। तो कितना अनुपात है? तो जवाब हो जाएगा आप सभी का 75-25 का रेशियो है। केंद्र का 75 और राज्य का 25। किसमें? मरुस्थल विकास कार्यक्रम में। अगला प्रश्न। प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? बताओ कि राजस्थानी भाषा के निश्चित साहित्य में चारणों द्वारा कौन सी भाषा प्रयुक्त की जाती थी? बताना है आपको। तो जवाब हो जाएगा डिंगल भाषा। कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था? डिंगल भाषा का उपयोग किया जाता था। याद रखना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये प्रश्न आपके लिए। ये लो एक और बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों का सर्वाधिक उपयुक्त कालक्रम प्राचीन से नए की तरफ, यानी कि पुराने से ओल्ड से आपको न्यू की तरफ चलना है। सीक्वेंस जमाना है ओल्ड से न्यू, यानी कि प्राचीन से नए की तरफ। चलो बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया प्रश्न है आप लोगों के लिए। चलो देखो भाई फटाफट से। तो आपको पता है सबसे पहले आप सबसे पुराना है सारणेश्वर प्रशस्ति, बिल्कुल सही है। तो पहले 1 नंबर आएगा। फिर अर्थुणा शिव मंदिर अभिलेख है, बिल्कुल पे 2 नंबर आएगा। फिर रणकपुर मंदिर अभिलेख है तो 4 आएगा। फिर जगन्नाथ राय अभिलेख है तो 3 आएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी होगा। तो सबसे पहले सारणेश्वर प्रशस्ति, फिर अर्थुणा शिव मंदिर अभिलेख, फिर रणकपुर मंदिर अभिलेख, फिर जगन्नाथ राय अभिलेख। ये याद रखना सीक्वेंस, पुराने से नए की तरफ। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा एक और बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न। जामर कोटड़ा भंडार संबंधित है। तो जामर कोटड़ा के जो भंडार है ये किससे संबंधित है? तो जामर कोटड़ा के भंडार संबंधित है
रॉक फॉस्फेट से। किससे? रॉक फॉस्फेट आपका सही जवाब होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जामर कोटड़ा भंडार संबंधित है रॉक फॉस्फेट से। क्या आप जैसे ये कंप्लीट हो जाएंगे सारे पेपर, क्या आप लोग ये बताओ मुझे कमेंट करके, क्या आप लोग चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज भी आपके लिए सीरीज चालू कर दूं? चाहते हो क्या? रॉक फॉस्फेट इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अभी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा, आप इस क्लास को अच्छे से लिया करो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, चलो अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। देखिएगा, प्रश्न है कि वातावरण हवा में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है? कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की? तो आप सबको पता है तो 21% है, और लगभग 78% किसकी है? नाइट्रोजन की है। किसकी है? नाइट्रोजन की है। और बताइए, चलेगा अगले प्रश्न में चलते हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सारे के सारे प्रश्न। चलता हूं दोस्तों, देखिएगा आपके लिए जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको देखना। प्रश्न ये रहा दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट कि 21 फरवरी 1915 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति करने के लिए दिल्ली से राजस्थान की व्यवस्थाओं को देखने के लिए किसको भेजा गया था? बताइएगा, किसको भेजा गया था? 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति करने के लिए दिल्ली से राजस्थान की व्यवस्था को देखने के लिए किसको भेजा गया था? जरा बताना है भाई। तो सभी बच्चों का बिल्कुल सटीक जवाब है सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या हो जाएगा? सचिंद्र नाथ सान्याल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए चलेगा, देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रहा। ये तो दोस्तों सबको पता होगा, जो जयपुर में रहते होंगे लगभग लगभग उन सबको तो पता होगा। चलो बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट, क्या हो जाएगा इसका आंसर? खोड़े के हनुमान जी रोप वे कहां स्थित है? सबको बताना चाहिए, मैंने आंसर पहले ही बता दिया। तो खोले के हनुमान जी रोप वे कहां पे है? जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर में है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बता देना भाई मुझे। ये रहा एक और बढ़िया सा प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा शुभ विवाह के लिए मान्य है? यानी कि इस दिन आप जो है सावा वावा निकालो मत निकालो, कुछ करो मत करो, सीधा ब्याह कर दो भाई, है ना, कुछ जरूरत ही नहीं है। और इसी दिन दोस्तों बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। ठीक है ना, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और ये दिन पड़ता है आखा तीज। हमारे बूंदी में दोस्तों सबसे ज्यादा अबुझ सावा होते हैं। अबुझ सावा, दूसरी बात मतलब जो बाल विवाह होते हैं वो सबसे ज्यादा बूंदी में होते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो तो भाई अगले प्रश्न में चलते हैं, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। ये रहा प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए कि रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी? रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी? बताओ कौन सी भाषा में लिखी थी? तो आपको याद रखना है संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत में लिखी थी। रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में लिखी थी, याद रखना। ये आ गया एक और बढ़िया सा प्रश्न कि तिब्बती। प्रश्न है आपके लिए, छोड़ो यार। प्रश्न है तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मध्य प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की रचना की थी? बताना है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने मध्य प्रदेश, सॉरी मरु प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मरु प्रदेश में 7वीं शताब्दी में किस चित्रकार की रचना की थी? तो किसकी की थी? तो आपको याद रखना है श्री रंगधर या श्रृंगधर। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न है आपके लिए कि अलवर व भरतपुर की जलवायु कैसी है? अलवर और भरतपुर की जो जलवायु है वह आर्द्र जलवायु है।
अलवर और भरतपुर की जलवायु कैसी है? आर्द्र है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। और मैं बता रहा हूं, एक भी प्रश्न आप ऐसे मत सोचना कि सर आपने गलत आंसर दे दिया, सर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया। ऐसे सोचने की कतई जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ वो ऑफिशियल तरीके से पढ़ाता हूँ, ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से पढ़ाता हूँ। तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का, तो है ना। तो ऐसे आप याद रखना कि जो हरिओम सर ने पढ़ा दिया उसका आप कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चैलेंज से पहले से ही, ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसे टेंशन नहीं ले रही, क्योंकि फाइनल आंसर की के अनुसार पढ़ाता हूं मैं। मेरा मकसद है आपको 100% सही सही जानकारी उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न कि राजस्थान में जुलाई 2024 में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो जुलाई 2024 में किसे सूचना आयुक्त बनाया गया, बताओ। तो जवाब हो जाएगा मोहनलाल लाठर। सही बात है क्या या गलत बात है? मैं क्या सही बोला, क्या सही गलत बोला? सही बोला मैं। जवाब हो जाएगा मोहनलाल लाठर। इनको सूचना आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है जुलाई 2024 के महीने। ये रहा अगला प्रश्न, किस अभिलेख में उज्जैन के प्रतिहारों को क्षत्रिय कहा गया है? किस अभिलेख में उज्जैन के जो प्रतिहार है उनको क्षत्रिय कहा गया है? तो किसमें कहा गया है? तो ये कहा गया है ग्वालियर के जो अभिलेख है उसमें कहा गया है कि जो उज्जैन के प्रतिहार थे वह क्या थे? क्षत्रिय कहा गया है उनको। तो ये आपको जो है याद रखनी है, ठीक है, रख लोगे। चलिएगा, चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? आपको बताना है 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, बताना है। तो जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता है मत्स्य संहिता पहला चरण उसको वीपी मेनन ने किया था, सॉरी गौडगिल ने किया था। किसने किया था? गौडगिल ने। दूसरे का भी गौडगिल ने। तीसरे में चाचा जी नेहरू जी आ गए, चौथे में पटेल साहब आ गए। तो ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा बढ़िया सा प्रश्न, राठी की प्रसिद्ध नस्ल है। तो राठी किसकी प्रसिद्ध नस्ल है, बताओ किसकी नस्ल है? बताइए। तो सबको पता है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। गाय की नस्ल है। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है राठी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, चलिएगा चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एक एक प्रश्न। फटाफट से क्लास को शेयर करते रहा करो दोस्तों, ठीक है ना। अच्छे से क्लास को शेयर करो, जितना भी आप लोगों से हो सकता है उतना, ठीक है ना। ये लो बढ़िया सा प्रश्न है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? जल्दी से बताइए, बताइएगा मित्रों। तो आपको पता होगा सांबर झील के पास में इसका जो है चौहान वंश की स्थापना की थी। और आपको पता होगा ये है कौन? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान नहीं दोस्तों, चौहान वंश की नींव रखी थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, रख लोगे। चलो चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ आप लोगों के लिए। ये रहा दोस्तों एक और बढ़िया सा प्यारा सा प्रश्न। प्रश्न है आपके लिए, देखो ध्यान से। ये रहा कि निम्नलिखित स्थलों में स्थल रूपों में से कौन सा राजस्थान है मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है जो मरुस्थल से संबंधित नहीं है? आपको अच्छे से बताना है इसका जवाब। कौन सा है जो मरुस्थल से संबंधित नहीं है? चलिएगा, कौन सा है इनमें से जो मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो आपको पता है बालू का स्तूप भी है, बरखान भी है, परंतु ये गोखुर झील जो है इससे संबंधित नहीं है। आपको याद रखना है, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब होगा। समझ गए? तो बालू का स्तूप बरखान, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो भाई चलते हैं अगला और प्यारा सा क्यूट सा प्रश्न फिर से आ गया है। प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपें बनाने का कारखाना था? बताओ। तो तोप डालने का कारखाना कहाँ था? मैं कितनी बार बता दिया आप लोगों को? बहुत बार बता दिया। ठीक है ना? अब तो कम से कम याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिएगा, क्या होगा जवाब बताइएगा। तो बताइएगा, आपको बता दूं दोस्तों, जयपुर जयपुर होता है, जयपुर जयगढ़ होता है। ठीक है ना? और जयपुर जयगढ़ में ही जय बाण तोप रखी हुई है। ये बात भी याद रखना, एशिया की सबसे बड़ी तोप यही है। तो आपको याद रखना है कि जयगढ़ है जयपुर में, इसी में तोप डालने का क्या है? कारखाना है। ठीक है ना? चलिएगा, चलते हैं अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। यह भी बढ़िया सा प्रश्न है, शानदार गजब का प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलो। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बताइए। ये सबसे आसान है ना वैसे तो, पर अभी भी ये पेपर में आता है और आपके पेपर में जरूर आएगा ऐसा प्रश्न। बताओ फटाफट क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और अपनी जो टेस्ट सीरीज है ना 4th ग्रेड की, उसमें मैंने खूब जो है ऐसे प्रश्न रखे हैं जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोगों को 4 चांद लगाने हैं तो आप टेस्ट सीरीज को लगाओ, और नहीं लगाने हैं, आपको नौकरी नहीं चाहिए और नौकरी के बाद छोकरी नहीं चाहिए, तो आप मत लो क्लास को, और चाहिए तो क्लास को लगाओ भाई साहब। बढ़िया। चलो, तो आप लोगों के लिए ये रहा बढ़िया सा प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं में से कौन सी 12 जिले में स्थित है? तो 12 जिले में कौन सी परियोजना है भाई बताना, सभी बताओ फटाफट से, जल्दी से कमेंट करके। 12 जिले में कौन सी परियोजना है? तो 12 जिले में बैंथली परियोजना। कौन सी है? बैंथली परियोजना है। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि बीकानेर राज परिवार की कुल देवी का नाम क्या है? बीकानेर राज परिवार की कुल देवी कौन सी माता जी है? तो बीकानेर राज परिवार की कुल देवी माता जी का नाम है करणी माता। और करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक में, और देशनोक पड़ता है बीकानेर में। समझ में आई आप लोगों के? बढ़िया, शानदार। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करना जरा मुझे फटाफट से आप सभी विद्यार्थी। चलिएगा, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। कहां पे है प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपको दिख जाए तो बता देना मुझे। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न दोस्तों ये रहा, क्या है प्रश्न कि सेठ जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री किस प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं? बताना। सेठ जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री जी, ये कौन से प्रजामंडल से संबंधित है आपको बताना है। चलो बताओ फटाफट से दोस्तों, जहां से लाइव क्लासेस चल रही है वहां से ही प्रजामंडल से संबंधित है ये। अब ये क्लासेस कहां से चल रही है किसी को पता है तो बता दो। ठीक है, तो जवाब हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। किससे? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है मित्रों, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा महत्वपूर्ण बढ़िया सा प्रश्न। चलो आंसर लगाओ फटाफट। इधर स्थान दे रखा है, इधर त्योहार दे रखा है। बताओ, तो अजमेर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है भाई? तो अजमेर में आपको पता है पुष्कर जी का मेला लगता है। बिल्कुल सही बात है। चूरू में क्या लगता है बताना जरा। चूरू में सालासर हनुमान जी का मेला लगता है, ये बात भी सही है। करौली में क्या लगता है? कैसे करौली, कैसे केला देवी मैया का मेला, बिल्कुल सही बात है ये भी। केसरिया जी का मेला कोड़ा लगता है,
तो केसरिया जी का मेला लगता है, धुलेव का त्योहार प्रसिद्ध है केसरिया जी का। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या होगा, एकदम फिट बैठ जाएगा, बहुत सही हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, सीधा उसी को जाके हम देखने वाले हैं। ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है, चौहान शासक जो कभी बांधव के रूप में भी जाना जाता था। बहुत शानदार प्रश्न है और कल भी करवाया था मैंने ऐसा ही कुछ प्रश्न आप लोगों को, ठीक है ना, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। चलो बताओ क्या है प्रश्न, चौहान शासक जो कभी बांधव के रूप में भी जाना जाता था। सबको पता होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ कोई दूसरा अन्य नाम क्या है मित्रों, विग्रहराज चतुर्थ का अन्य दूसरा नाम क्या है बताना। तो विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम है बिसल देव, और बिसल देव के नाम पर ही जो है अपना बनास नदी के ऊपर एक डैम बना हुआ है, क्या नाम है, बिसलपुर का डैम। ये इन्होंने बनाया था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। और ये बन के कब कंप्लीट हुआ था बिसलपुर का डैम, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है 1999 में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिएगा मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न आप लोगों के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये लो आ गया, लीजिएगा। प्रश्न है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा के इस युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया था। बताओ ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपना जो है अंतिम पड़ाव जो है वापस ले लिया था। आपको बताना है अपना समर्थन, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जवाब हो जाएगा आप सभी का, क्या हो जाएगा, सलाहदी तंवर। क्या होगा, सलाहदी तंवर इसका सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा प्रश्न है। क्या है प्यारा सा प्रश्न, देखो ये रहा, निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार हो। ये प्रश्न ऐसे ही है जैसे आप प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट हो ना, वैसे प्यारे प्यारे प्रश्न है, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, तो क्या है प्रश्न, जल्दी से जवाब दीजिएगा इसका। तो आपका हो जाएगा, देखो भौगोलिक अवस्थिति, समुद्र से दूरी, उच्चावच लक्षण, वायुमंडलीय संरक्षण। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सभी के सभी क्या होंगे, सही है। ये सब जिम्मेदार है राजस्थान की जलवायु परिस्थिति के लिए। चलिए दोस्तों कुछ ही प्रश्न मात्र और बचे हैं, उसके बाद क्लास कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद रात के 9 बजे एक और बढ़िया प्यारी सी क्लास आएगी, उसको भी अच्छे से लगा लें। प्रश्न बहुत बढ़िया है कि नगर निकाय में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, यानी कि आपको नगर निकाय में चुनाव लड़ना है, आप नगर पालिका अध्यक्ष पार्षद कछु कछु बनना चाहते हो, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपकी उम्र होनी चाहिए कितनी साल, तो उम्र होनी चाहिए भाई साहब 21 साल के। कितने साल के होने चाहिए आप, 21 साल की होनी चाहिए या होना चाहिए, समझ गए। अगला प्रश्न, प्रश्न है कि निम्नलिखित रियासतों में से 1817-18 ईस्वी के दौरान अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी। अंग्रेजों से हाथ मिलाने वाली पहली रियासत का नाम बताओ, ठीक है ना दोस्तों, अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम नाम बताओ फटाफट पहले। तो क्या होगा, करौली। कौन थी, कौन सी रियासत थी, करौली रियासत थी। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, कुछ ही प्रश्न और है, बस 2-3 एक दो प्रश्न और होंगे। राजस्थान, बताइएगा प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधान मंडल का प्रावधान, बताइएगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य हेतु एक विधान मंडल का प्रावधान किया गया है, बताइएगा कमेंट करिए। सभी बच्चों को इसका जवाब देना है। क्या हो जाएगा जवाब, जवाब बिल्कुल हो जाएगा आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपके लिए कोई एक इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा तो उसको देखते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कंप्लीट हो गई आप लोगों के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
प्रश्न थे। ठीक है ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना भी आप लोगों से हो सकता है। लाइक करने में कोई कंजूसी मत रखना, कोई पैसा वैसा नहीं लगता लाइक करने का, और लगता हो तो मुझे बता देना, एक दो पैसा तो मैं भी भेज दूंगा, इतना सा पैसा तो मेरे पास भी है। ठीक है ना। पर आजकल चलते नहीं है, पहले बता देता हूँ, तो एक दो पैसा ही भेजूंगा, मेरे पास ज्यादा ज्यादा पैसे तो है नहीं, देखो हम भी गरीब आदमी ठहरे। ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे टेंशन नहीं लेनी, और इतने पैसे तो मैं भेज दूंगा, रुपये नहीं भेज सकते, पैसे भेज दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। तो जिनको पैसे चाहिए बता देना, रुपये मांगना भाई, पैसे मांग लेना, चलिएगा। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करेंगे रात के 9 बजे वाली क्लास में। तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जय जवान, जय किसान, राधे राधे।